ये है प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। पहला कथन ये कहा जा रहा है कि इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी कि पोस्को अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे पोस्को अधिनियम 2012 के तहत स्थापित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो कि 2005 में आया था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो कि 2005 में आया था, इसके तहत जो है यह जो है एक चूँकि इसकी विधि से गठन हुआ है इसका, तो इसलिए जो है एक सांविधिक जो है निकाय है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पहला विकल्प जो है गलत हो गया और पहला कथन गलत है, तो यहाँ पर विकल्प ए भी गलत हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। अब दूसरे की जांच करते हैं। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं को सदस्य होना जो है आवश्यक है, तो ये बात सही है। इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं और ये जो 6 सदस्य होते हैं इसमें कम से कम जो है 2 महिला का होना आवश्यक है, 2 महिलाएं होना ही चाहिए और ये जो सदस्य होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है डी विकल्प गलत हो गया और बी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि केवल 2 जो है कथन 2 जो है सही है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 और प्रश्न ये कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी मनरेगा के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है और आपको जो है यहाँ पे इसमें कौन से जो है सही कथन है इसे जो है बताना है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है, जो कि गलत है। 100 दिनों की जो है रोजगार गारंटी प्रदान करता है। एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। और यदि कथन एक गलत है तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे और विकल्प ए भी गलत हो जाएंगे और इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि 2 और 3 सही है। तो दूसरा ये कह रहा है कि परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी है, जबकि सभी परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी है। तो दूसरा विकल्प सही, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु पंजीकरण कराया है। तो तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी होगा, यानी कि कथन 2 और 3 जो है सही है। अब इसमें नए अपडेट क्या हुए हैं कि 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा जो है की गई थी और इसके अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा में जो है 20 रुपया जो है बढ़ा दिया गया है, 20 रुपया और ज़्यादा कर दिया गया है। यह जो मनरेगा है यह फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया और वहाँ से जो है यह अभी क्रमबद्ध रूप से जो है आगे की तरफ चल रहा है। यह जो है मैंने ऐसे वयस्क पुरुष को जो अकुशल श्रम कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो उनको जो है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन जो है काम जो है गारंटी युक्त जो है काम उसको दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि बाय द वे कोई इच्छुक व्यक्ति है और मनरेगा में काम करना चाहता है और मनरेगा में काम करने का इच्छुक है, तो यदि राज्य सरकार जो उसने यदि आवेदन किया और राज्य सरकार ने जो है इस आवेदन पर
15 दिन के अंदर जो है सुनवाई नहीं हुई तो इस स्थिति में 15 दिन के बाद जो है जो रोजगार का मांग करता है उसे जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, और यह बेरोजगारी भत्ता जो है केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, राज्य सरकार द्वारा जो है यह बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। वहीं जो है यह मनरेगा के तहत जो है मजदूरी दर जो जितनी मजदूरी मिलती है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में उपयुक्त में से कौन सा जो है उल्लिखित है। तो उपासना की स्वतंत्रता है, और उसके बाद बात करें राष्ट्र की गरिमा, तो राष्ट्र की गरिमा की बात नहीं की गई है। प्रतिष्ठा की समता, तो प्रतिष्ठा की समता की भी बात की गई है। और उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राजनीतिक स्वतंत्रता की जो है बात नहीं की गई है उद्देशिका में। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा था कि भारत के संविधान के उद्देश्य का उपयुक्त में से कौन से जो है उद्देश्य नहीं है। तो उपासना की स्वतंत्रता तो है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, और सिर्फ जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1 और 3 जो है सही है। तो अभी जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं उद्देशिका को, ऐसे पढ़ सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। एक विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार के समता की बात करता है, एक प्रतिष्ठा की समता और दूसरा अवसर की समता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देशिका में जो है राष्ट्र की गरिमा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 2 और 4 जो कथन है वो गलत है, हालांकि 1 और 3 जो है सही है और 1, 3 सही है, तो इसका उत्तर जो है बी होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और यहाँ पर जो है संविधान संशोधन दिए गए हैं और उसके रिजल्ट दिए गए हैं। तो उस संविधान संशोधन से जो है क्या हुआ, क्या बदलाव किए गए। तो आपको जो है इसमें कौन सा देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है। पहला ये कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें जो है मतदान की आयु जो थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बात है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जाता है, और उसी प्रकार जो है संशोधन हुआ 368 के तहत। इसमें 61वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जो है यह जो संशोधन हुआ ये 1988 में हुआ था, और इस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, और यह जो प्रावधान था ये 28 मार्च 1989 से लागू हो गया। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार जो है इसमें पहला जो युग्म दिए गए हैं, पहला जोड़ा जो है सही है, और पहला जोड़ा सही है तो इसमें विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प ए भी गलत हो जाएंगे। अब अगला ये कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या इसके तहत बालकों को शिक्षित करना माता पिता का मूल्य कर्तव्य होगा। तो बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, और इसके तहत जो है
6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में जो है एक अनुच्छेद 21A को अंत स्थापित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत एक मूल कर्तव्य को भी स्थापित किया गया, जिसमें जो है माता पिता या संरक्षक, माता हो, पिता हो या संरक्षक हो, वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के यथास्थिति अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जो है इसमें दूसरा जो है युग्म भी सही है। अब बात करते हैं तीसरे युग्म की। तो तीसरा ये कहा जा रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध किया गया है। तो इसमें तीसरा भी सही है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यह जो है 1985 में आया था और इस अधिनियम के तहत एक राजनीतिक दल से अन्य राजनीतिक दल में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इस आधार पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके लिए जो है संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसे जो 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम को हम लोग दल परिवर्तन रोधी कानून के भी नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जो है इसमें सभी विकल्प सही हैं, सभी कथन सही हैं, सभी जोड़े सही हैं। तो 1, 2, 3 जो है ये तीनों जोड़े सही होंगे और इसका आंसर जो है डी होगा। प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें बताना है कि ऊपर जो दिए गए कथन है इसमें से कौन सा सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो ये बात पहला कथन जो है सही है और पहला कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी और विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे। ये बात सही है कि मूल अधिकार जो है ये अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद जो है इसमें कमी कर सकती है या इन्हें समाप्त कर सकती है, परंतु यह संशोधन जो है केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही होगा, न कि साधारण अधिनियम के माध्यम से। और इसके अलावा यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल गलत है। विशेष बहुमत के माध्यम से का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, इसके माध्यम से जो है फंडामेंटल राइट और DPSP में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया जा सकता है और इसके आधार पर किया जाता है। इसमें आधे राज्य के विधान मंडलों की आवश्यकता नहीं है और इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है दूसरा जो है कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है तो इसमें जो है एक जो है सही होंगे। अब ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से संशोधन हैं जिसमें विशेष बहुमत की भी ज़रूरत होती है और प्लस में आधे राज्य के अनुसमर्थन की भी ज़रूरत होती है, आधे राज्य के अनुसमर्थन की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया ये जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से होगा। वही बात करें तो केंद्र एवं राज्य के कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार करना हो तो इस स्थिति में भी होगा। उसके बाद जो है 7वीं अनुसूची से संबंधित अगर कोई विषय होगा तो वो भी जो है विशेष और आधे राज्यों के बहुमत से होगा। उसके बाद संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो उस स्थिति में भी होगा। और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया यानी यदि स्वयं 368 के लिए जो है यदि संशोधन करना हो तो इस स्थिति में भी विशेष और आधे राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 और प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है। तो जिंका, इबोला, HIV, रूबेला, इसमें जो है सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है चारों जो है ये ऐसे रोग हैं जो कि माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है। और इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें चारों जो है सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है चारों जो है ये ऐसे रोग हैं जो कि माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है और इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें चारों जो है
रोग जो है सही है। जैसे कि ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान तथा जन्म के उपरांत विभिन्न श्वसन तंत्र संबंधी विषाणु जनित संक्रमणों से प्रतिकूल परिणामों का जोखिम होता है, और जब प्रसव हो जाती है उसके बाद जो है माता द्वारा स्तनपान के दौरान चिकित्सालय के परिवेश के कारण वायरस का संचरण हो सकता है। लेकिन यह अभी तक जो है स्पष्ट नहीं है कि कोविड-19 जो है ये जो है माता में गया है, कोविड-19 का जो है संचरण नहीं हुआ है। हालांकि बात करें तो हाल की घटनाओं से ये पता चलता है कि माता से भ्रूण में होने वाले वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों ने ऊर्ध्वाधर संचरण को प्रदर्शित किया है, जिसमें आपका जिंका, इबोला, मारबर्ग, उसके बाद हर्पीज, चिकन पॉक्स, सिफिलिस, ये सब जो है रोग शामिल है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 और प्रश्न ये कर रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन ये कह रहा है कि लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। और वहीं दूसरा ये कह रहा है कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व अधिग्रहण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। और तीसरा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। और चौथा ये कह रहा है कि लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जा सकता है। तो लोकपाल के संदर्भ में ये बात सही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है, और इस प्रकार जो है विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। केंद्र में जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सेंट्रल में जो है यानी कि केंद्र में जो है केंद्र में भी लोकपाल है और राज्य में जो है लोकायुक्त संस्था जो है। इस प्रकार जो है इस लोकपाल में जो है एक अध्यक्ष होते हैं और अधिक से अधिक जो है 8 सदस्य होते हैं। और इसमें जो है ये जो 8 सदस्य होते हैं इसमें 50% कम से कम जो है न्यायिक सेवा के सदस्य होते हैं। और लोकपाल के 50% सदस्यों को जो है और जो 50% सदस्य बच गया वो एससी से रहेगा, एसटी से रहेगा और ओबीसी से रहेगा, फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से रहेगा, और उसके बाद जो है ये वुमेन से संबंधित रहेंगे, यानी कि महिलाओं के मध्य से जो है उसका चयन किया जाता है 50% को। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और लोकपाल के अध्यक्ष जो होते हैं और उसके सदस्य जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, एक चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। और उसके बाद बात करें ई जो है इसका सही उत्तर है। और पहले में ये कह रहा था कि लोकपाल को किसी भी लोकसभा के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, ये गलत है। उसके बाद लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, प्रावधान है और इस प्रकार बी भी गलत है। और डी ये कह रहा है कि लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, अनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता है और अनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है डी भी गलत है और विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न ये कर रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। तो क्या केवल ये उद्देशिका में है, या केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में है, या नहीं तो उद्देशिका में है और नहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में की गई है। और इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 98 का सही उत्तर सी होगा। तो उद्देशिका में जो है उद्देशिका में जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात जो है की गई है। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि उद्देशिका में शामिल है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात कहें तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का जो है प्रयास करेगा। और इस प्रकार जो है इस दोनों में शामिल है।
तो इसका जो है विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। यानी कि इसमें संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को बताना है और यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन सा जो है कूट के प्रयोग करके बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो संसद की संप्रभुता और उसके बाद कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और संसद का आवधिक विघटन। तो ये जो है संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सी जो है संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो संसद की संप्रभुता की बात नहीं है इसमें, यहाँ पर जो है भारतीय संविधान की संप्रभुता है और संविधान में जो उल्लिखित है उसी के अनुसार जो है सारे कार्य चलते हैं। और इस प्रकार जो है पहला जो है इसमें कथन गलत है और पहला गलत है, तो सीधा जो है इसका आंसर निकल के चला आएगा कि बी जो है इसका सही उत्तर है। तो और इस प्रकार जो है तीसरा भी गलत होगा, सिर्फ बी जो है इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में सरकार का जो है अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है। और ये जो संसदीय प्रणाली है ये विधायी और कार्यकारी अंगों, विधायी और प्लस कार्यकारी, इसके बीच जो है समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली दो अंगों के मध्य पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इन दोनों के अंतर को जो है आपको समझना है। संसदीय प्रणाली की सरकार को जो है उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। और भारत में संसदीय प्रणाली की और विशेषताओं की बात करें तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत प्राप्त दल की सत्ता, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो कि दूसरा है वे कथन दिया गया है जो कि सही है। मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। उसके बाद निम्न सदन यानी कि लोकसभा और विधानसभा का जो है विघटन होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 और ये प्रश्न ये कर रहा है कि लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो पहला कथन ये कर रहा है कि अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सही है और यहाँ पर पहला कथन सही होगा तो यहाँ पे जो है विकल्प डी गलत हो जाएंगे, विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा कथन ये कह रहा है कि अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो होते हैं वो बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार जो है सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। तो प्रत्येक समाज द्वारा जो है व्यक्ति के आचरण को विनियमित करने के लिए कुछ नियम निर्मित किए जाते हैं और जिन्हें समाज द्वारा वैधता प्रदान की जाती है, वैलिडिटी प्रदान की जाती है और यही जो है अधिकारों का आधार बनता है। इसलिए अधिकारों की धारणा विविध समाजों में भिन्न भिन्न और समय समय पर परिवर्तित होती रहती है तथा जब सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त दावों को विधि के रूप में विनियमित किया जाता है तो ये वास्तविक जो है कानून बन जाते हैं। और जब कानून कुछ दावों को स्वीकृति प्रदान करता है तो वे परिवर्तनीय हो जाते हैं। इसलिए अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं।